मैं इंजीनियर राघवेंद्र सिंह पढ़ाना आप सभी प्यारे छात्रों का JSM GS स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। बेटा अपना जो पुराना जो चैनल है वो JSM SSC क्लासेस है, जिसकी असीम जो सफलता मिली हमें उसको देखते हुए हमने बेटा ये नया चैनल चालू किया जिसको हम किस नाम से जानते हैं, JSM GS स्टडी पॉइंट। तो आप सभी प्यारे छात्रों का जुड़ाव इस चैनल के साथ भी बराबर बना रहे और इसे भी हम आज नहीं तो कल सफल बना के रहेंगे। ये हमारा क्या है बेटा, आपको हम दोनों का ही दायित्व बनता है। तो बेटा ये चैनल अपना पहले से चल रहा है, हमने ये दूसरा चैनल प्रारंभ किया है और लगातार इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और ये भी अपना चल ही रहा है। तो बेटा आप सभी प्यारे छात्रों का इसमें सहयोग अति आवश्यक है, इसलिए सभी छात्र इसमें लगातार सहयोग करते रहें। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें GS स्टडी पॉइंट चैनल है अपना, इसके माध्यम से बेटा हम आज पढ़ेंगे इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण वंश, जो बेटा आपको कोई भी संस्थान नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं गौंड वंश के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गौंड वंश। तो बेटा इसमें हम बात करने वाले हैं गौंड वंश के बारे में। तो ध्यान रखना, गौंड वंश अपना एक अलग महत्व रखता है एज मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो बेटा ये ध्यान रखना है इसमें जो मध्य प्रदेश में जो वंश पढ़ते हैं जिसमें गौंड वंश जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है एज एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो जिसमें हम बात करते हैं भाई गौंड वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। तो बेटा आपके समझ ही दो पर्वत श्रेणियां हैं, एक सतपुड़ा है एक विंध्याचल। तो सतपुड़ा और विंध्याचल के जो बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा जो क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है, गोंडवाना साम्राज्य। बड़ा ये क्या कहलाता है बेटा, गोंडवाना साम्राज्य, ठीक है बेटा, क्या कहलाता है, गोंडवाना साम्राज्य, ठीक है। जिसमें हम बात करें कि भाई जो गोंडवाना जो साम्राज्य है इसका हम बात करें भाई संस्थापक कौन है। तो बेटा इसका जो संस्थापक माना जाता है, तो बेटा एक रामनगर शिलालेख, रामनगर जो शिलालेख है ये हृदय सागर, रामनगर जो शिलालेख है बेटा ये हृदय सागर। और इसी शिलालेख में गौंड वंश का जो जानकारी है वो मिलती है, ठीक है। जिसमें ध्यान रखना बेटा 54 शासकों की जानकारी मिलती है। कितने शासकों की जानकारी मिलती है, 54 शासकों की जानकारी, ठीक है बेटा। जिसमें आपको ध्यान रखना है प्रारंभ कहां से हुआ है। जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई गौंड वंश का संस्थापक कौन है, तो बेटा ध्यान रखना इसका जो संस्थापक माना जाता है रामनगर शिलालेख के अनुसार यादव राय को माना जाता है। कहीं कहीं बेटा यादव भी मिल जाएगा आपको देखने को, दोबारा समझ लो मेरी बात। मैंने ये बताया बेटा आप लोगों को कि जो गौंड वंश है इसका जो संस्थापक माना जाता है वो भी किस शिलालेख के अनुसार, रामनगर शिलालेख के अनुसार जो संस्थापक माना जाता है वो यादव राय को या यादरम भी कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कब इसकी स्थापना की गई बेटा, तो 664 ईस्वी में। कब स्थापना की गई बेटा, 664 ईस्वी में गौंड वंश की स्थापना मध्य प्रदेश के अंदर की गई। किसके द्वारा बेटा, यादव राय या यादरम के द्वारा की गई, ठीक है। किस अभिलेख से हमें जानकारी मिल रही बेटा, ये तो ये रामनगर शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया है ये शिलालेख, तो बेटा ये हृदय शाह के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। तो ये होगी इसकी क्या स्टार्टिंग कि भाई कहां से गौंड वंश प्रारंभ हुआ। तो बेटा गौंड वंश के संस्थापक हैं यादव राय और कितने शासक हुए इसमें, 54। तो बेटा इसमें हम क्रम बाई क्रम शासकों को हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें हृदय शाह का जो शिलालेख है इसका नाम है रामनगर शिलालेख, ठीक है बेटा। तो इसमें हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलो तो बेटा इतना पॉइंट क्लियर है। चलो तो इसको मैं डाल देता हूं बेटा, दोबारा देखें।
तो बेटा ये ध्यान रखना हमें कि जो गोंडवाना साम्राज्य है इसका विस्तार बताएं मुझे। तो गोंडवाना साम्राज्य का विस्तार विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की मध्य में कौन सा साम्राज्य पाया जाता है? तो बेटा ये ध्यान रखना है, गोंडवाना साम्राज्य। ठीक है, पेपर की लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका क्या होगा बेटा? साम्राज्य। ठीक है, तो मैं इसको बेटा क्लियर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा हटा दूँ इसको मैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है इसमें क्रम बाई क्रम, क्योंकि जो मेन शासक है उनको कवर करना है इसमें हमें। ठीक है, तो बेटा ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें बेटा कि कौन कौन शासक प्रभावशाली रहा है। ठीक है, तो इसमें बेटा हम बात करें जो गोंड वंश है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक माना जाता है, तो बेटा ये ध्यान रखना, संग्राम शाह। संग्राम शाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है संग्राम शाह। ठीक है, किसको माना जाता है बेटा? संग्राम शाह। ठीक है, जिसमें हमें ये ध्यान रखना है कि संग्राम शाह है, इसके द्वारा बेटा जबलपुर में मदन महल है। ये ध्यान रखना, जबलपुर में क्या है? मदन महल। अब एक क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है कि भाई मदन महल कहाँ है, तो आपको क्या लगाना है? जबलपुर में। ठीक है, संग्राम शाह ने बेटा इसे राजधानी बनाया। क्या बनाया? राजधानी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि संग्राम शाह की राजधानी क्या है, तो आपको लगाना है मदन महल। और मदन महल कहाँ है बेटा? तो मदन महल है अपना जबलपुर। ठीक है, जिसको क्या बनाया था? राजधानी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं बेटा इसमें, वही संग्राम शाह ने अपने साम्राज्य विस्तार के बल पर, इसने बेटा साम्राज्य का विस्तार किया और बेटा ध्यान रखना 52 गढ़ जीते, यानी कि 52 गढ़ बनवाए इसने, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 52 गणाधिपति बोलते हैं, यानी 52 गणाधिपति बोला जाता है इसको। जब भी क्वेश्चन आ जाए कि 52 गणाधिपति किसे कहा जाता है, तो बेटे ध्यान रखना ये किसे कहा जाता है? संग्राम शाह। किसको कहा जाता है? संग्राम शाह। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लो, संग्राम शाह इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, जिसकी राजधानी मदन महल यानी कि जबलपुर थी। इसने 52 गढ़ों को जीता, इसलिए ध्यान रखना बेटा इसे क्या कहते हैं? 52 गणाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? 52 गणाधिपति के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है बेटा? संग्राम शाह। अब इसे भाई शाह की उपाधि किसने दी? बेटा इसे शाह की उपाधि सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश का सबसे पावरफुल शासक है, सिकंदर लोदी और संग्राम शाह से क्या हुआ? टकरार हुआ, और टकरार के दौरान इनमें हुई संधि। क्या हुई? संधि। और बेटा इसी संधि के दौरान संग्राम सिंह को क्या नाम मिल गया? संग्राम शाह। क्या नाम मिला बेटा? संग्राम शाह। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके द्वारा एक साहित्य की रचना की गई, रत्नमाला। एक साहित्य की रचना की गई जिसका नाम है बेटा क्या? रत्नमाला। ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पूछा कि भाई संग्राम शाह ने किसकी रचना की, तो रत्नमाला। कितने गढ़ बनवाए? 52 गढ़। अब बेटा इन 52 गढ़ों में से कुछ गढ़ों के नाम नहीं जानना चाहोगे क्या? बताएं मुझे, तो मैं कुछ के नाम बता देता हूं बेटा। तो एक तो ध्यान रखना बेटा, इधर आपको ध्यान रखना धमोनीगढ़, सिंगौरगढ़, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं राहतगढ़, राहतगढ़, धमोनीगढ़, सिंगौरगढ़, राहतगढ़। तो बेटा ध्यान रखना राहतगढ़ और धमोनीगढ़ ये कहाँ है बेटा? दोनों सागर में, दोनों सागर में। ठीक है बेटा। इसके अलावा आपको ध्यान है जो सिंगौरगढ़ है ये दमोह में। कहाँ पर है बेटा? ये सिंगौरगढ़ दमोह में। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब औचित्य ये है बेटा कि जो
52 गढ़ थे, मैं कुछ महत्वपूर्ण गढ़ बताएं आपको। राहतगढ़, धमोनीगढ़, सिंगौरगढ़। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा गढ़ पहरा या शाहगढ़ कोटा भी कहते हैं इसको। ये लिखा है बेटा शाहगढ़ कोटा। ये भी कहाँ है बेटा? सागर में। तो दोबारा से बेटा मैं आपको इस पॉइंट को रिपीट करा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बेटा गोंड वंश। गोंड वंश में सबसे प्रतापी राजा है संग्राम शाह। ठीक है बेटा, इसे शाह की उपाधि किसने दी है? सिकंदर लोदी के द्वारा इसे शाह की उपाधि दी गई है। इसने बेटा अपनी राजधानी किसे बनाया? तो मदन महल जबलपुर को बनाया। और इसने 52 गढ़ाधिपति की उपाधि धारण की। क्यों? क्योंकि बेटा इसने 52 गढ़ बनवाए थे। तो जब भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि 52 गढ़ किसके द्वारा बनवाए गए, तो बेटा ये ध्यान रखना संग्राम शाह के द्वारा। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण गढ़ कौन कौन से हैं बेटा? तो ध्यान रखना शाहगढ़ कोटा, ये सागर में। सिंगौरगढ़ कहाँ है बेटा? दमोह में। राहतगढ़ और धमोनीगढ़ कहाँ है? ये सागर में। इसके अलावा मैं बात करूं मकड़ाई रियासत, अगर आपने सुनी हुई, हरदा में। मकड़ाई रियासत कहाँ है बेटा? हरदा में। ठीक है, जिसके शासक मकरंद शाह थे। ठीक है, तो बेटा ये सब रियासतें जो गढ़ बनवाए गए ना पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, 52 गढ़ किसके द्वारा बनवाए गए हैं? संग्राम शाह के द्वारा। ठीक है बेटा, इस बात का प्यारे छात्रों आपको ध्यान रखना है। जब भी गढ़ शब्द आ जाए तो आपको क्या लगाना है? संग्राम शाह। क्या लगाना है बेटा? संग्राम शाह। ठीक है, बताएं बेटा यहाँ तक सभी प्यारे छात्रों को समझ में आ रहा है? बेटा जो दमोनीगढ़ है ना, ये है अपना सागर में। राहतगढ़ भी कहाँ है? सागर में। ये दोनों ही सागर में है। सिंगौरगढ़ दमोह में, शाहगढ़ कोटा सागर में है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो क्या है? फेमस है। ठीक है, इसके अलावा लिखना चाहो तो गढ़ पहरा भी है इसमें, सागर में ही गढ़ पहरा। ये भी ध्यान रखना कहाँ है? सागर में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण एक और ध्यान रखना है इसमें, आपको मैं बता देता हूँ। गिन्नौरगढ़ सुना हो बेटा, बहुत फेमस है गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ ये भोपाल के निकट है। तो ये सभी जो गढ़ है ये किसके द्वारा बनवाए गए? संग्राम शाह के द्वारा। ठीक है बेटा, दोबारा से हम बात कर लेते हैं कि जो गढ़ है ना, दमोनीगढ़, सिंगौरगढ़, राहतगढ़, गढ़ पहरा, गिन्नौरगढ़, शाहगढ़ का कोटा, बेटा ये जितने भी गढ़ दिख जाए आपको, तो आपको क्या लगाना है? संग्राम शाह। क्योंकि बेटा इसे क्या कहते हैं? 52 गढ़ाधिपति। क्या कहते हैं बेटा इसे? 52 गढ़ाधिपति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। चलो बेटा मैं इसको हटा देता हूं, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। चलो चलो तो बेटा अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो संग्राम शाह है बेटा, इसके दो पुत्र हैं। संग्राम शाह के दो पुत्र। संग्राम शाह के क्या है बेटा? दो पुत्र हैं। एक है दलपत शाह, दूसरा है बेटा चंद्र शाह। एक है दलपत शाह और दूसरा है चंद्र शाह। ठीक है बेटा, तो संग्राम शाह के दो पुत्र, जिसमें बेटा ध्यान रखना दलपत शाह का विवाह जो हुआ रानी दुर्गावती से, यहीं से ये वंश जाना जाता है। दलपत शाह का विवाह किससे हुआ? रानी दुर्गावती से हुआ, जो मध्य प्रदेश की वीरांगना है। क्या है बेटा? वीरांगना है। ठीक है, तो रानी दुर्गावती का विवाह हुआ और बेटा इनके ध्यान रखना 1545 में एक पुत्र हुआ जिसे वीर नारायण के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया बेटा? वीर नारायण के नाम से जाना गया। दोबारा समझ लें, संग्राम शाह के दो पुत्र थे, दलपत शाह और चंद्र शाह, जिसमें बेटा ध्यान रखना बड़ा पुत्र दलपत शाह, तो राजा कौन बनेगा? दलपत शाह। ठीक है,
जिसका विवाह किससे हुआ? रानी दुर्गावती से। ठीक है, और इनके पुत्र का जन्म कब हुआ बेटा? 1545 में। लेकिन बेटा ध्यान रखना, दुर्भाग्यवश 1550 में किसकी मृत्यु हो गई? दलपत। ठीक है, तो बेटा आप जानते हैं कि जब राजा की मृत्यु होती है तो रानी फिर संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। तो बेटा वीर नारायण की संरक्षिका कौन? तो वीर नारायण की संरक्षिका थी रानी दुर्गावती। ठीक है बेटा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं बेटा इस मामले में। ठीक है, तो रानी दुर्गावती है जो संरक्षिका बन जाती है किसकी? वीर नारायण की। और इनके शासन काल में जो गोंडवाना रियासत है वो इतनी संपन्न हो जाती है कि यहाँ के लोग मुद्रा का जो लेन देन करते थे वो स्वर्ण में करते थे। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पूरे भारत में एकमात्र रियासत थी जहाँ लेन देन किससे हो रहा था? स्वर्ण से। तो भाई इस समय अकबर शासक था, सम्राट अकबर, उसकी नजर पड़ी कि भाई ऐसा है क्या यार, इतने समझदारी लोग क्यों हैं। ठीक है, लेकिन उससे अकबर से तो पहले बेटा 2 आक्रमण और हुए हैं रानी दुर्गावती पर, जिसमें पहला जो आक्रमण हुआ अफगानों के द्वारा। अफगानों ने जो आक्रमण किया कि रानी है, पुत्र छोटा है 5 साल का, इस पर हम आराम से अटैक कर सकते हैं और इस राज्य को हम जीत सकते हैं। लेकिन बेटा रानी वीरंगना है भाई, इसने किसको परास्त कर दिया? किसको परास्त कर दिया? अफगानों। ठीक है, इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना है कि रानी पर दूसरा अटैक किया बाज बहादुर। किसने अटैक किया दूसरा? बाज बहादुर। ये मालवा का शासक। बाज बहादुर बहुत फेमस शासक आया मालवा। ठीक है, इसने भी रानी पर अटैक किया। तो बेटा ध्यान रखना, जिसमें बाज बहादुर को भी रानी ने क्या कर दिया? परास्त कर दिया। अब इससे हुआ क्या बेटा कि बाज बहादुर, ध्यान रखना, जीवन भर उसे ये अफसोस रहा कि मुझे एक महिला के द्वारा हरा दिया। किसके द्वारा हरा दिया गया? एक महिला के द्वारा। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि बाज बहादुर जो मालवा का शासक था, अफगान जो बाहर से आए थे, तो उन दोनों को परास्त किसने किया था? रानी दुर्गावती। ठीक है, इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। इनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। ठीक है बेटा, इसके बाद में बढ़ता हूं आगे। तो तीसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ बेटा अकबर के द्वारा, आसफ खान के नेतृत्व। अकबर के द्वारा आसफ खान के नेतृत्व में बहुत विशाल सेना। अब बेटा आक्रमण क्यों हुआ? इसके 2 कारण माने जाते हैं। एक कारण माना जाता है कि साम्राज्य का अधिक संपन्न होना, जिसमें स्वर्ण मुद्राओं का लेन देन हमारा। दूसरा कारण जो माना जाता है कि रानी दुर्गावती का एक सेनापति था आधार सिंह। आधार सिंह नाम का एक सेनापति था। आधार सिंह नाम का क्या था? सेनापति था, जो कि बहुत वीर था। इसके अलावा रानी के पास एक सरमन नाम का क्या था? हाथी था, जो एक सफेद हाथी था। तो बेटा ये ध्यान रखना, कुछ लोग ये मानते हैं कि अकबर ने हाथी मांगा था और कहा था भाई सेनापति आधार सिंह को हमें दो। तो रानी ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि इसको हम नहीं देंगे, चाहे जो भी अंजाम भुगतना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना है इसका विशेष। तो मैंने आपको दोबारा फिर बता देता हूँ, यहीं से क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं पेपरों में कि दलपत शाह का विवाह किससे हुआ? रानी दुर्गावती से। और रानी दुर्गावती की पुत्र हुआ, उसका नाम था वीर नारायण। क्या नाम था? वीर नारायण। ठीक है, सेनापति आधार सिंह और सरमन नाम का एक हाथी था, जो कि बहुत अजूबा था। ठीक है, इन पर अटैक किसने किया? अफगानों ने किया, परास्त कर दिया। बाज बहादुर ने किया, उसे भी परास्त कर दिया। अब आया आसफ खान, बहुत बड़ी सेना लेकर, जिसमें ये बताया जाता है कि उसने जो पहला आक्रमण किया 1563 में, जिसमेमें ध्यान रखना आसफ खान को कुछ मोर्चों पर हार झेलनी पड़ी। फिर ध्यान रखना बेटा, वो 1564 में आया। 1564 में आया
एक बड़ी सेना लेकर, क्योंकि बेटा अकबर सम्राट है, इसके पास बहुत बड़ी सेना, तो ध्यान रखना वो 1564 में आया एक बड़ी सेना लेकर। फिर क्या था भाई, तो रानी से युद्ध हुआ, जिसमें ध्यान रखना नरई नाम का नाला था, नरई नाम का नाला था, जिसमें ध्यान रखना रानी की सेना छुपी हुई थी, लेकिन ध्यान रखना उसी नाले में आ गई बाढ़, यानी कि वर्षा चालू हो गई, और उससे क्या हुआ कि रानी के सैनिकों को हानि पहुंची और रानी की स्थिति और कमजोर हो गई। जब स्थिति कमजोर हो गई तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना आसफ खान ने रानी को घेर लिया। तो ध्यान रखना उस समय रानी का एक वक्तव्य था, तो इस चीज से बिना गुना कहते हैं ना, तो रानी ने एक शब्द कहा था कि गुलामी से बढ़िया है मर जाना, लेकिन हमें गुलामी पसंद नहीं। तो रानी ने ध्यान रखना अपने ही सैनिक से कटार लेकर और अपने क्या कर लिया, खुद को शहीद कर लिया। ठीक है बेटा, तो नरई नाले में किसकी मृत्यु हो गई, रानी दुर्गावती। क्यों हो गई, क्योंकि ध्यान रखना रानी घिर चुकी थी पूर्ण रूप से। ठीक है, जब रानी पूर्ण रूप से घिर चुकी थी तो उसे या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करनी थी या फिर लड़ना था, तो उसने लड़ना पसंद किया और अपने आप को स्वयं कटार से मार दिया, यानी हम ये कह सकते हैं शहादत थी। इसलिए ध्यान रखना रानी दुर्गावती को वीरांगना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्या हुआ इसमें, वही वीर नारायण वहां से भाग निकला। कौन है वीर नारायण, बता दीजिए फटाफट। वीर नारायण जो है वो है रानी दुर्गावती का पुत्र। ठीक है, वही ध्यान रखना ये भागते भागते कहां पहुंच गया, ये जोरागढ़ पहुंचे। ठीक है, तो हमें देखो बेटा एक गढ़ और मिलेगा। ठीक है, कहां पहुंच गए, जोरागढ़। ठीक है, कौन भागते भागते पहुंच गया, वीर नारायण। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि वीर नारायण भागते भागते कहां पहुंच गया, बताएं मुझे। तो ये कहां पहुंच गया, जोरागढ़, जिसमें बेटा ये ध्यान रखना है कि वीर नारायण की मृत्यु हो गई लड़ते हुए। ठीक है, जब वीर नारायण की जब मृत्यु हो गई लड़ते हुए, तो वहां की जो महिलाएं थी, वहां की जो महिलाएं थी, तो बेटा उन्होंने क्या किया, जौहर किया। क्या किया, जौहर किया। तो बेटा ये मध्य प्रदेश का पहला जौहर माना जाता है, मध्य प्रदेश का पहला। अब आप सोच रहे हैं जौहर क्या होता है, तो बेटा ये ध्यान रखना जौहर प्रथा राजपूतों ने प्रारंभ की थी। होता क्या है, जब राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो राज्य के अंदर जो महिलाएं हैं वो एक जलती हुई आग रहती है, जो बहुत बड़ा बनाया जाता है उसका आकार में। ठीक है, उसमें क्या अपने आप को क्या कर देती हैं, कूद जाती है, जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि धारण नहीं अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना जौहर प्रथा, जिसमें आप ध्यान रखना रानी कर्णावती का जौहर, रानी पद्मावती का जौहर, ये बहुत फेमस है। ठीक है, इन मध्य प्रदेश में पूछा है कि जोरागढ़ का जौहर मध्य प्रदेश का पहला जौहर माना जाता है। ठीक है बेटा, अब इन पॉइंटों में किसी भी छात्र को कहीं कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब मैं इन्हीं पॉइंटों को मैं दोबारा दोहराते हुए क्लास को मैं और रिपीट कराता हूँ। उसमें बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, गोंडवाना न्यास। यहाँ के शासक हैं संग्राम शाह, इनके दो पुत्र हैं दलपत शाह और चंद्र शाह। ठीक है, दलपत शाह का विवाह हुआ रानी दुर्गावती से, इनके पुत्र हुआ 45 में वीर नारायण। ठीक है, सेनापति आधार सिंह, हाथी का नाम था सर। तो बेटा जब 1550 में दलपत शाह की जब मृत्यु हो जाती है तो रानी का शासन समझकर बेटा ध्यान रखना अफगान अटैक करते हैं, हार जाते हैं। बाज बहादुर आक्रमण करता है, हार जाता है। आसफ खान आक्रमण करता है, एक बार हार जाता है, लेकिन 1564 में बड़ी सेना लेकर आया जिसमें रानी को हरा देता है, जिसमें रानी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बेटा ये ध्यान रखना। फिर क्या हुआ इसमें, वीर नारायण जो है तो जोरागढ़ में जाके मारा जाता है और वहीं पर हुआ बेटा मध्य प्रदेश का पहला जौहर। क्या हुआ, मध्य प्रदेश का पहला जौहर। ठीक है, तो बेटा इन पॉइंटों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है,
तो ये बेटा ये ध्यान रखना है इसमें कि रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, जब भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में, रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, तो बेटा जबलपुर में। ठीक है, रानी अवंतीबाई है मंडला बेटा, ठीक है, उसको भी हम आज कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसी रियासत से। तो बेटा ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन आए रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ है, दुर्गा कहाँ है बेटा, जबलपुर में, लेकिन किस जगह होगी फिर बता मुझे, नरई नाले के पास होगी, ठीक है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ है, ग्वालियर के अंदर नाले के पास में, तो वहां पर नाला कौन सा है, नरई नाला, ठीक है, आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना किसके बारे में बेटा, रानी दुर्गावती के बारे में। और ध्यान रखना रानी दुर्गावती के द्वारा भी ध्यान रखना मदन जो महल है उसे ही राजधानी बनाया गया था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं बेटा इसमें आगे, ठीक है। तो इसको आप बेटा फटाफट नोट करते जाएं जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि भाई आप गौर से देखें इसमें कि भाई संग्राम शाह का एक पुत्र जो था दलपत शाह का वंश तो खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई और वीरनारायण की मृत्यु हो गई, वाला वंश तो खत्म हो गया पूरा। अब बचा किसका, चंद्र शाह। तो बेटा ध्यान रखना चंद्र शाह किससे संधि करेगा, अकबर से। चंद्र शाह अकबर से संधि करके, और ध्यान रखना जो 52 गढ़ थे उसमें से कितने गढ़ बचेंगे इस पर, 10 गढ़, यानी 10 गढ़ों पर क्या करेगा, शासन। 52 गढ़ में से सिर्फ और सिर्फ 10 गढ़ों पर शासन करेगा, ठीक है। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण गढ़ में आपको बता देता हूं, गुन्नौरगढ़, मकड़ाई और राहतगढ़। गुन्नौरगढ़, मकड़ाई और राहतगढ़, ये 10 में से कुछ महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिए हैं। इन पर शासन कौन करता है, चंद्र शाह। कौन करता है बेटा, चंद्र शाह, ठीक है। इसके बाद बेटा इसमें और भी शासक हुए, मधुकर शाह, मधुकर शाह, हृदय शाह, किन्नौरगढ़, नरेंद्र शाह, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं निजाम शाह, ये महत्वपूर्ण शासक हैं। मधुकर शाह, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, निजाम शाह। बेटा जिसमें ध्यान रखना नरेंद्र शाह के द्वारा मंडला में किला बनवाया। जब भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि मंडला का किला किसने बनवाया था, तो आपको लगाना है क्या, नरेंद्र शाह, ठीक है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया गया, नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा जो मोती महल है, मोती महल, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मोती महल और दल बादल महल, ये दोनों ही महल मंडला में है, लेकिन किसके द्वारा बनवाए गए, तो ये बनवाए गए हृदय शाह। किसके द्वारा बनवाए गए, हृदय शाह, ठीक है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, दोबारा समझ लो। संग्राम शाह के पुत्र का नाम चंद्र शाह, और चंद्र शाह के जो वंशज है मधुकर शाह, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, निजाम शाह, ठीक है। जिसमें बेटे ध्यान रखना है नरेंद्र शाह ने मंडला का किला बनवाया था, ठीक है, और हृदय शाह ने मोती महल, बेटा एक मोती महल ग्वालियर में, एक मोती महल मंडला में, ठीक है। तो ये मोती महल बनवाया गया 1667 में, किसके द्वारा, हृदय शाह के द्वारा, ठीक है। दल बादल महल भी किसके द्वारा बनवाया गया, तो किसके द्वारा बनवाया गया, ये हृदय शाह के द्वारा, ठीक है बेटा। तो ये कुछ इनकी क्या स्थापत्य है, ठीक है। क्योंकि बेटा आगे चल के देखो क्रम क्या रहा है कि चंद्र शाह किसके अधीन रहा, मुगलों के, मुगलों के बाद ये मराठाओं के अधीन रहे, मराठाओं के बाद ये अंग्रेजों के अधीन रहे,
तो कभी भी इनमें स्वतंत्र शासक हो ही नहीं पाया कोई। तो अब तो इनके पास क्या बचा है, स्थापत्य बनवा सकते हैं, बिल्डिंग बनवा सकते हैं, युद्ध तो कर नहीं सकते, क्योंकि युद्ध करेंगे तो ये क्या मारे जाएंगे तुरंत ही, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मुगलों से युद्ध किया तो मारे गए, मराठाओं से युद्ध किया तो मारे गए, अंग्रेजों से युद्ध किया तो मारे गए, लेकिन अंत में जाकर उन्होंने बगावत की। और बगावत कब की? 1857 की क्रांति के समय की, ठीक है। तो उसको मैं अलग से बताऊं, पहले इस पॉइंट को देख लो आप दोबारा से। चंद शाह के वंशज हैं मधुकर शाह, हृदय शाह, नरेंद्र शाह, निजाम शाह, ठीक है। जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 1667 में मोती महल और आगे दल बादल महल, ये बनाया गया है सेनापतियों के लिए, दल बादल महल, और ये बहुत बड़ा महल है मोती महल, ठीक है। आपको ध्यान रखना विशेष, ठीक है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं, आप उसको फटाफट नोट करते हैं। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब पढ़ते हैं भाई कि भाई और क्वेश्चन यहाँ कहाँ से आ सकता है इस वंश में। तो बेटे ध्यान रखना, इस वंश के अंदर तो आएगा 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय इस वंश के राजा कौन थे, ठीक है। तो बेटे ध्यान रखना है, इस वंश के राजा थे शंकर शाह। शंकर शाह बेटा ध्यान रखना, इनका पुत्र था रघुनाथ शाह। शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। लेकिन हुआ क्या इसमें कि 1857 की क्रांति के समय इन्होंने चिट्ठियां लिखी जो अंग्रेजों से परेशान थे। इन चिट्ठियों में इन्होंने ध्यान रखना चूड़ियां साथ में रखी। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका संग साथी जो इनके राज्य का था भद्दा सिंह की गद्दारी के चलते ध्यान रखना अंग्रेज अधिकारी क्लर्क को पता चल जाता है। अंग्रेज अधिकारी क्लार्क को ये जानकारी मिल जाती है कि भाई शंकर शाह और रघुनाथ शाह ये दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। किस क्रांति के दौरान? 1857 की क्रांति के दौरान, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें? तो क्लार्क ने क्या कर लिया, थोड़ा संघर्ष हुआ इनके बीच में, और क्लार्क ने ध्यान रखना क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और बेटा ध्यान रखना इन दोनों पिता और पुत्र को तोप से उड़ा दिया गया, तोप से उड़ा दिया। बहुत बड़ी घटना है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि शंकर शाह और रघुनाथ शाह को दोनों को मिलकर एक तोप में बांधा, सामने तोप के मुंह के सामने, और उनको दोनों को उड़ा दिया, ठीक है। जो कि धारणा बहुत बड़ी घटना मानी जाती है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा कि भाई अंतिम शासक कौन है इस वंश का, अब आते हैं अंतिम शासक, तो नरहरि शाह इस वंश का क्या है, अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक। बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बेटा इनकी राजधानी क्या थी वो मैंने आपको बता नहीं पाया। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई राजधानी क्या है गोंडवाना की, तो ध्यान में इनकी राजधानी थी गढ़ामंडल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में कि भाई शंकर शाह ने कहां विद्रोह किया था पेपर के अंदर, तो आपको लगाना है गढ़ामंडल। रघुनाथ शाह ने कहां किया था, गढ़ामंडल। और किसे तोप से उड़ा दिया गया था, दोनों। किसके द्वारा? अंग्रेज अधिकारियों के, ठीक है। तो ये अपना कौन सा वंश हो गया बेटा, गोंडवाना वंश। लेकिन बेटा एक बात और रह गया इसमें, उसको हम 5 मिनट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। आप इसकी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलो चलो भाई इसमें आगे बढ़ते हैं। बेटे ध्यान रखना जो गोंडवाना रियासत है एक बड़ी रियासत है।
इसके अंदर बेटा आप जानते हैं कि छोटी छोटी रियासत जरूर होंगी, तो ये इसी के अंदर एक रामगढ़ रियासत, रामगढ़ रियासत, वहां के राजा थे विक्रमादित्य, और इनकी मानसिक स्थिति खराब थी, मानसिक स्थिति खराब थी। तो मानसिक स्थिति खराब होने के कारण, मानसिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी पत्नी का नाम था अवंती बाई, अवंती बाई। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि रानी अवंती बाई जो है ये भी वीरांगना है, ठीक है। तो रानी अवंती बाई ने शासन की बागडोर संभाली, शासन की बागडोर संभाली। क्यों? क्योंकि पति मानसिक रूप से क्या है, कमजोर है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना, रानी अवंती बाई ने 1857 की क्रांति में किसका विरोध किया? जल्दी बता बेटा, अंग्रेजों का। इन्होंने कहाँ किया? तो इन्होंने मंडला में किया। कहाँ पर किया है? मंडला। बेटा ये इसका वैसे ध्यान देखो, गड़ा मंडला क्या है? बहुत बड़ी रियासत है, मंडला नहीं है स्पेशल, ये मंडला। जब भी क्वेश्चन आए कि रानी अवंतीबाई ने कहां पर विद्रोह किया? मंडला में। लेकिन शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने कहा कि गढ़ा मंडला। गढ़ा मंडला कोई एक राज्यला नहीं है, बहुत बड़ा एम्पायर है, ठीक है। इसका वैसे ध्यान रखना। तो रानी अवंतीबाई के समय अंग्रेज अधिकारी था विलिंगटन, ठीक है। इसके द्वारा ध्यान हुआ क्या इसमें? तो बेटा इसमें रानी अवंतीबाई ने विद्रोह किया, तो अंग्रेजों से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान एक बार रानी को सफलता मिली, लेकिन दोबारा रानी को सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि रानी ने गुरिल्ला वॉर को अपनाया था, ठीक है। और गुरिल्ला वॉर में क्या हुआ? सैनिक अधिक हो गए तो घिर गए, और घिरने के कारण ना रानी अवंतीबाई ने भी क्या कर लिया? शहादत दिया। क्या दी इन्होंने? शहादत। शहादत क्यों कह रहा हूँ? इन्होंने अपने आप, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई, तीनों की घटना सेम है। अंग्रेज है तीनों साइड से, और तीनों ने स्वयं को ही मारा है, यानी स्वयं को शहादत दिए, शहीद चंद्रशेखर आजाद की तरह, ठीक है। इस बात का आपको कैसे ध्यान है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, इसमें एक तो पॉइंट और ऐड करेंगे, इसमें फिर क्लास को बराबर लेंगे, ठीक है। जिसमें ध्यान रखना है कि रामगढ़ की रियासत यानी कि मंडला में है, और मंडला की झांसी की रानी किसे कहते हैं? रानी अवंतीबाई। किसे कहते हैं? रानी अवंतीबाई, ठीक है। और इनकी बागडोर क्यों संभालनी पड़ी इन्हें? क्योंकि मानसिक रूप से इनकी स्थिति ठीक नहीं थी, आपको ध्यान रखना। और ये विलिंगटन नाम का अधिकारी था अंग्रेज, ठीक है। ये आपको वैसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें हम कुछ 2 पॉइंट और ऐड करेंगे इसमें। आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फोटो चलो अब बढ़ते हैं इसमें आगे। तो बेटा जो गोंडवाना रियासत है इसमें कुछ फेमस स्थान, जैसे कि मैं बात करूं काला पहाड़। काला पहाड़ पूछ लिया सकता है आपसे, काला पहाड़। तो ये काला पहाड़ ध्यान रखना, रामनगर मंडला में। तो ये बहुत फेमस है काला पहाड़, लोग दुनिया भर से आते देखने के लिए इसको। जब भी पूछना है काला पहाड़ कहाँ है और किस रियासत से संबंधित है, तो आपको लगाना है गोंडवाना रियासत से, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान है रानी बेगम का महल, रानी बेगम का महल ये रामनगर में। रामनगर कहाँ है? मंडला। किसने बनवाया था? हरदय शाह, ठीक है। राजा हरदय शाह के द्वारा बनवाया गया, अपनी रानी चिमनी रानी के नाम,
चिमनी नाम था उसका, चिमनी बल्ब मत कहना, चिमनी रानी था। तो अपनी रानी की याद में भाई रानी बेगम का महल बनवाया मंडला में। और काला पहाड़ क्यों फेमस है? क्योंकि ध्यान रखना इसमें काले पत्थर हैं और आसपास कोई ऐसे पत्थर है ही नहीं। तो ये अचंबा क्यों माना जाता है कि आसपास कहीं ऐसे पत्थर नहीं, तो इतना बड़े पत्थरों का पहाड़ आया कहाँ से? कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई किसी राजा ने यहाँ कुछ बनवाने का प्रयास किया होगा, तो कहीं से बाहर से पत्थर मंगाए गए होंगे, लेकिन वो बाद में उस राजा की मृत्यु हुई होगी तो वो नहीं बन पाया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई भूतू का कुछ प्रोग्राम होगा या उन्होंने कुछ किया है इसमें, ठीक है। लेकिन वो जो भी है लेकिन बहुत फेमस है, ठीक है। काला पहाड़ कहाँ है? मंडला में। रानी बेगम का महल कहाँ है? मंडला, ठीक है बेटा। तो बेटा ये ध्यान रखना, ये गोंडवाना रियासत जो है कंप्लीट हो जाती है। तो बेटा अपने चैनल को क्या करें, आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।